आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास है NTA UGC नेट 2022 का समाज कार्य में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम आज जिक्र करने वाले हैं युवा कल्याण पर। यानी आप देख सकते हैं परिवार आपका कंप्लीट है, बाल कल्याण भी आपका कंप्लीट है और महिला कल्याण भी आपका कंप्लीट है। आज हम जिक्र करने वाले हैं युवा कल्याण के बारे में, यानी आप कह सकते हो युवा विकास। इसके अंतर्गत युवकों को सामाजिक संस्थाओं द्वारा संस्थागत और गैर संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिससे युवाओं की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ ही साथ उनकी क्षमताओं का विकास भी हो सके। यही जिक्र किया गया है युवा कल्याण के टॉपिक में। अगर हम बात करते हैं यूथ वेलफेयर के बारे में तो आप देख लीजिए जरा, कहा जा रहा है कि युवा कल्याण से लेकर युवा विकास का रास्ता हमने स्वतंत्रता के बाद तय किया है। साथ ही लगातार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को सक्षम बनाने का प्रयास भी जारी रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कमज़ोर वर्ग में, जहां पे प्रत्येक समाज के सामाजिक आर्थिक स्तरीकरण पाया जाता है, उसमें भी सामाजिक आर्थिक विकास में भी एक्टिविटी हुई है। एक प्रकार से अगर हम कहें तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। अनुसूचित जातियों का विकास किया गया है, जिसमें से आपका संवैधानिक संरक्षण बताया गया है अनुच्छेद नंबर 17 में कि अस्पृश्यता का अंत और उसके किसी भी रूप में प्रतन का निषेध किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति भी आपका शामिल किया गया है। समाज कार्य में युवा कल्याण के संबंध रखने वाले भारतीय विद्वान हरिशंकर श्रीवास्तव कहते हैं कि प्रायः ऐसा होती है कि नव युवकों में सहयोगी जीवन और जनतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है। वे स्वयं अपने कार्यक्रमों का निर्धारण एवं संचालन नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियों कारण के परिणाम स्वरूप वे स्वयं अनेक शारीरिक, मानसिक व्याधियों से ग्रस्त बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वे असमायोजित हो जाते हैं, जिसके कारण विभिन्न समस्याओं से, या आप ये कह लीजिए कि विभिन्न समस्याओं में वे स्वयं को घिरे पाते हैं। और ऐसे में उनको उचित मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता होती है। शारीरिक बदलताओं के प्रति समझ बनाने हेतु उन्हें लैंगिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। आपराधिक गतिविधियों में फंसे जो युवाओं हैं, उन युवाओं के लिए उपचार और सुधार की आवश्यकता होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ युवा विकास के अंतर्गत देखने को मिलती है, या आप कह लीजिए युवा कल्याण के अंतर्गत। साथ ही मनोदशा में आने वाली तीव्र बदलावों को समझने के लिए एक मार्गदर्शन या एक प्रकार से परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। युवा विकास के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों का उचित क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। मैंने आप लोगों से पहले भी बता दिया कि जो युवक होते हैं उनको सामाजिक संस्थाओं द्वारा संस्थागत और गैर संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जहां पे जिक्र किया गया है कि युवाओं की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ऐसे में समाज कार्य युवा विकास की जिम्मेदारी का बखूबी भार वहन करने में समर्थ होता है। समाज कार्य से संबंध रखने वाले विद्वानों का मानना है कि युवा कल्याण के कार्यक्रमों को ऐसा मोड़ देने की आवश्यकता है जो युवाओं के सर्वांगीण विकास को अधिक सरल बना सके। यह कार्य अन्य उपायों, अभिकरणों के अतिरिक्त बहुत से संदर्भ में प्रशिक्षित कार्यकर्ता की सेवाओं को उपक्रम बनाकर किया जाता है। वर्तमान में युवा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन परामर्श प्रकोष्ठ, कैरियर मार्गदर्शक, प्रशिक्षक आदि के रूप में विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप अपने वैज्ञानिक ज्ञान और कुशलताओं के आधार पर युग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युवा विकास आज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय में से एक माना जाता है। जैसे कि नीति में बताया गया है कि युवा विकास को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ना है। ऐसे में एक लोकतांत्रिक समाज निर्मित के लिए युवकों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु समाज कार्य चहेतेरी
से कार्य कर सकता है। एक प्रकार से अगर हम बात करें सक्रिय चहेतेरी का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से सक्रिय एक्टिविटी या आप कह लीजिए भागीदारी, सहभागीदारी, पार्टिसिपेशन की भूमिका का कार्य जो है निभा रहा है बखूबी तरीके से सर्वांगीण विकास में। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो युवा कल्याण सूचकांक युवाओं की स्थिति का एक सारांश उपाय है जो यह बताता है कि समय के साथ युवा कल्याण कैसे विकसित हुआ है। युवा कल्याण सूचकांक नीति निर्धारकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो युवा पीढ़ी की जीवन स्थिति को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। किसी देश की युवा पीढ़ी उस देश के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन होती है। यही कारण है कि युवा कल्याण सूचकांक नीति निर्धारकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो युवा पीढ़ी के जीवन स्थितियों को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। इंटरेस्ट जिसको बोलते हो आप लोग, अभिरुचि। युवा कल्याण का आशय है कि बचपन और किशोरावस्था की संक्रमण की अवस्था से बाद की अवस्था से है जिसमें महत्वपूर्ण ढंग से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का न केवल पूर्ण सामवेगिक विकास होता है बल्कि उसे अपनी भूमिकाओं को पूर्ण रूप से निर्वहन करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रशिक्षण को प्राप्त करता है बल्कि वयस्कता की स्थिति में स्वयं ढंग से यानी एक प्रकार से इंडिपेंडेंट तरीके से स्वावलंबी ढंग से बहुत सी नव या नवीन परिस्थितियों या परिस्थितियों को प्राप्त करता है। और यही युवा कल्याण के अगर हम बात करें उद्देश्यों को लेकर तो यहाँ पर युवा वर्ग में जीवन के प्रति वास्तविक और प्रबुद्ध दृष्टिकोण को विकसित करने की बात की गई है। युवा वर्ग में अनुशासन, त्याग, रचनात्मक योगदान की भावनाएं बताई गई है। अगर हम बात करते हैं तो इसी में युवाओं को इस प्रकार अवसर उपलब्ध कराया जाए जिससे युवा वर्ग अपने प्रयासों के द्वारा जीवन के वैयक्तिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को उन्नति कर सके। युवाओं के जीवन के प्रति वास्तविक और प्रबुद्ध दृष्टिकोण विकसित करना, वैयक्तिक संबंधी, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों में उन्नत कर सके, एक प्रकार से यहाँ पे अवसर उपलब्ध कराना है। युवाओं में अनुशासन और रचनात्मक योगदान की भावनाएं भी जागृत करना, ये एक उद्देश्य है युवा कल्याण का। याद रखिएगा, जहाँ आवश्यकताओं और समाज कार्य की आवश्यकताओं में समन्वय की स्थिति देखी जा रही है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता देखी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं युवाओं के कल्याण की प्रमुख सेवाएं जो निम्न क्षेत्रों में प्रदान की गई है। जैसे में अगर मैं बात करूं, एक है शारीरिक शिक्षा के संबंध में सेवाएं प्रोवाइड की गई है। युवा कल्याण के अंतर्गत उसके स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करने के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई है, जैसे ग्वालियर स्थित शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय कॉलेज, पटियाला स्थित खेलकूद संस्थान आदि। इसके अलावा भी स्काउट, एनसीसी आदि जैसे संस्थाओं के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो ये क्षेत्र है, ये शारीरिक शिक्षा के संबंध में किसका क्षेत्र ही माना जाएगा? युवा कल्याण का। परामर्श से संबंधित सेवाएं की बात करें तो ये भी युवा कल्याण का एक क्षेत्र माना गया है। युवाओं को अपनी भूमिकाओं के निर्वहन के संबंध में विभिन्न प्रकार के निर्देशनों की आवश्यकता होती है। बिना पर्याप्त सलाह और दिशा निर्देश के युवाओं को अपने परिवार, व्यक्तित्व, समूह, विद्यालय, व्यवसाय और विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ समायोजन में समस्या हो सकती है। मनोरंजन से संबंधित सेवाओं की बात करें तो मनोरंजन युवाओं के जीवन का एक अभिन्न भाग है। मनोरंजन एक ऐसी गतिविधि है जिसे प्रातः अवकाश के समय किया जाता है, जो प्रारंभिक रूप से इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली संतुष्टि और आनंद से प्रेरित होती है। तो मनोरंजन मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने वाले युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें अगर हम बात करें तो उन्हें अपने कार्य में ऊर्जा का अनुभव होता है, मानसिक विकास का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। तो इसलिए मनोरंजन से संबंधित सेवाएं जो हैं ये युवा कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। बात करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पे है राष्ट्रीय युवा समिति के बारे में। तो युवाओं के संपूर्ण कल्याण का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी के लिए। तो युवाओं के संपूर्ण कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। वह वर्ष था 1988। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है अभी तक ये, परंतु आप ध्यान रखिएगा
कि संपूर्ण कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय युवा नीति सबसे पहले जो घोषित की गई थी सरकार द्वारा, वह वर्ष था 1988। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो राष्ट्रीय युवा नीति आई, उसी का पार्ट बना राष्ट्रीय युवा नीति के। तो राष्ट्रीय युवा नीति का जब निर्माण हुआ तो हमारे देश की जनसंख्या का 1/3 भाग युवा वर्ग का है। युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर का सृजन किया जाए, जिसके द्वारा युवा वर्ग के व्यक्तित्व और कार्यात्मक क्षमता का विकास किया जा सके। आर्थिक रूप से अगर हम बात करें, सामाजिक रूप से या उत्पादक रूप से उसको उपयोगी बनाया जाए। कहने का तात्पर्य कि देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति युवाओं के अंदर जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। ये बात पहली बार जो राष्ट्रीय युवा नीति आई थी 1988 में, जिस समय ये निर्मित किया गया था, तो उस समय सामाजिक और आर्थिक दशाओं का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला था। बाद में अगर हम बात करें, इसलिए 2003 में एक नई पुनरीक्षित युवा नीति तैयार की गई, ताकि युवाओं को भूमंडलीकरण सदस्य को ध्यान में रखते हुए चुनौतियों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित करना था, जिसमें 13 से 35 वर्ष के बीच के इस नीति के युवाओं का चयन किया गया, जिसमें 13 से लेकर 35 वर्ष के व्यक्ति शामिल किए गए थे। ये एक संशोधन का पार्ट है 2003 का। परंतु आप ध्यान ये रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये राष्ट्रीय युवा नीति 2003 की है। आप ध्यान रखेंगे, महिला जो नीति है वो 2001 की है सशक्तिकरण की, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की है। वो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर कि कुछ उद्देश्य रखे गए इस नीति में। युवाओं को भारत की संविधान में निहित सिद्धांत और मूल्यों का अनुपालन के लिए अभिप्रेरित करना होगा। युवाओं के सभी वर्गों के बीच नागरिकता के गुणों का विकास करना होगा। समुदाय सेवा के प्रति समर्पण और भाव जो है समर्पण का भाव पैदा करना होगा। भारतीय इतिहास, अभी भी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया इसके बारे में कि भाई देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति युवाओं को जागरूकता का बढ़ावा देना, वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। विरासत, कला, संस्कृति के चित्रों में युवाओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, युवाओं को समुचित शैक्षिक प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार अवसर व अन्य संबंध में सूचना तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देना है। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय युवा नीति का एक प्रकार से मोटा मोटा से अगर हम बात करें तो ये उद्देश्य है। और याद रखेंगे आप लोग, ये 1988 का उद्देश्य है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें और भी चीज़ें हैं। युवाओं के बीच स्वयंसेवी भावनाओं को मजबूत बनाए रखना है, ताकि उनके व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो सके। विकासात्मक कार्यक्रमों के लक्ष्यों के प्रति जो है प्रतिबद्धता का एक प्रकार बौद्ध पैदा हो सके। मतलब यहाँ पे बौद्ध ना कह के बोध आप कहें। बौद्ध का मतलब होता है समझ। ठीक है। और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र हुए युवा नेतृत्व का विकास करना, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों, युवाओं को अनौपचारिक समूह की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण में युवाओं के लिए प्रमुख भागीदारी की भूमिका को प्रोत्साहन देना। यह नीति 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहचानी गई है। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं युवा शक्ति, नंबर 2 लैंगिक न्याय, नंबर 3 क्षेत्रीय उपागम, नंबर 4 जो होगा आपका सूचना एवं शोध नेटवर्क। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं इस नीति को जो आइडेंटिफाई की गई है। एक युवा सशक्तिकरण में, लैंगिक न्याय में, क्षेत्रीय उपागम में और सूचना एवं शोध नेटवर्क में, सामाजिक ताना बाना में। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना, जिसको आप लोग बोलते हो राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम। आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे राष्ट्रीय युवा नीति से, वही ये है राष्ट्रीय युवा नीति। इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय युवा नीति जो है ये बेसिकली नेशनल यूथ पॉलिसी जो है 2014 में लाई गई थी। यहाँ पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017-18 से 19-20 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी करने की मंजूरी दे दी। व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के रूप में लिए गए 1160 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान भी किया गया। व्यय वित्त समिति के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से योजना में युक्ति संगत बनाने के लिए प्रक्रिया चलाई गई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको।
योजना के उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो युवाओं में व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण विधियों में संलग्न करना। देखिए, अगर आप लोगों को ये छोटा दिख रहा होगा तो आप अपने स्क्रीन को जो है जूम कर लीजिए, तो आपको ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इसकी पीडीएफ जब मैं आप लोगों को सेंड करूँगा टेलीग्राम पर, तो इसकी पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो वो साफ दिखाई देगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीन मैंने शेयर किया है गूगल मीट पर, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे जूम कर लीजिए आप सभी लोग। आगे बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत 8 उप योजना के रूप में युवा राष्ट्रीय सशक्तिकरण कार्यक्रम के अधीन कर दिया गया। 8 हैं ऐसी उप योजनाएँ, जैसे अगर अभी हम बात करेंगे। अब योजनाओं के लाभार्थी कौन कौन से होंगे यहाँ पे? 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के युवा शामिल किए गए, जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा को परिभाषित किया गया। विशेष रूप से किशोरों से संबंधित कार्यक्रम के घटकों में मामले में आयु समूह जो बताया गया वो 10 से 19 वर्ष बताया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किशोरों के संबंध में विशेष रूप से, तो 10 से 19 वर्ष लगाइएगा, नहीं तो 15 से 29 वर्ष करिएगा योजना का लाभार्थी उठाने के लिए जो इसका लाभ उठा रहे हैं। 8 कौन कौन से नेहरू युवा केंद्र संगठन है आपका? याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जो है, जहाँ पर युवाओं के पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए बताई गई है, जहाँ पे सशक्त बनाने की बात की गई है। हाँ, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी सर? देखिए, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना को लेकर ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, एग्ज़ाम में। ये आपको संगठन बताया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र संगठन, आप समझ रहे हैं ये? हाँ, ये आपका जो है राष्ट्रीय नेहरू युवा संगठन जो है, इसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में इसको शामिल करना है, कौशल और मूल्यों को विकसित करना है, धर्मनिरपेक्ष तकनीकी राष्ट्र के उत्तरदायित्व में सृजन नागरिक बनाना है। ऐसी बात कही गई थी राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत। हाँ, ये दिल्ली में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसको आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, बहुत सारे गोल्स बनाए गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है भाई कि ये इसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है। इसकी स्थापना आई थिंक 2005 जो था, सूचना का अधिकार जो था, उसी के समय में नेहरू युवा केंद्र संगठन को संचालित किया गया था। तो आप 2005 यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। 2005 को आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा वाहिनी। आपने इसके बारे में सुना ही होगा, नाम सुना है? राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नाम सुना है। ये बेसिकली हिंदू युवा वाहिनी एक हिंदूवादी संगठन था, जिसके संस्थापक गौर पक्षी पीठाधरीश्वर नाम था उनका, ठीक है। गोरक्ष पीठ इनका नाम था। और अप्रैल के माह में रामनवमी के दिन राष्ट्रवादी नवयुवकों के संगठन के लिए हिंदू युवा वाहिनी की एक आधारशिला रखी गई थी। तो ये नेशनल युवा वाहिनी से संबंधित 2002 का पार्ट है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 2002 का पार्ट है, 2002 में इसकी स्टाब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, यह भी राष्ट्रीय युवा नीति का एक उपभाग है। इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 2010 में किया गया था, और राष्ट्र के निर्माण के कार्य में संलग्न के लिए अनुशासित और समर्पित युवाओं में एक समूह स्थापित किया गया था। तो सामाजिक और आर्थिक दोनों इसमें शामिल किए गए थे, इसको याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय युवा वाहिनी 2002, नेहरू युवा केंद्र संगठन 2005 और 2010। ये बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसको इसरो के नाम से आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा। इसरो के बारे में, इसरो का पूरा नाम किसी को मालूम है? बताइए जरा, इंडियन स्पेस इसरो का पूरा नाम। जी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसका नाम बताया गया है इसरो। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। यह भी प्रक्रिया राष्ट्रीय युवा नीति से संबंधित थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको भी आप ध्यान देना आप सभी लोग। और इसमें विक्रम ए साराभाई को, जी ईयर क्या था इसका? ये इसका ईयर जो है आप ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1969 को विक्रम, एक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक के जनक के रूप में जाना गया है, विक्रम ए साराभाई को, साराभाई को, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, किसी ने भी पूछा है लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, ये करंट को रिलेट करने लगेगा अगर ये सब आना होगा तो, ठीक है ना। करंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में कभी भी। युवा छात्रावास, ये भी एक प्रकार का जो है राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, युवा छात्रावास को। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि युवा छात्रावास का निर्माण युवाओं में देश में ही यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो युवा छात्रावासों का निर्माण केंद्र राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया था, ठीक है, इसको उद्यम के रूप में माना गया था। तो युवा कार्यक्रम के जो विभाग है वही बेसिकली इसके अंतर्गत जो है इसका रिलेट करता है युवा छात्रावास को, यही जो है इसको रिलेट करता है। इस चीज़ को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो है तो नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता। और इसके बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो गाइड एक शैक्षणिक संगठन है जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे स्काउट या गाइड आत्मनिर्भरता और दूसरों के प्रति सहायता का भाव निर्मित होता है। इसमें छिपी हुई प्रतिभा कौशल को दिखाने का अवसर मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, स्काउट एवं गाइडिंग, ठीक है, या गाइड संगठन की सहायता, ऐसी जिक्र किया गया था राष्ट्रीय युवा नीति में। बेसिकली इसका जो एक संगठन के रूप में आया बेसिक शिक्षा को लेकर, तो वो आया था 1910 में, 1910 में। आगे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुशासन योजना, आप भलीभांति तरीके से पता है आप लोगों को, राष्ट्रीय अनुशासन योजना बेसिकली 1954 में स्टार्ट की गई, 1954 में। और राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो है जनरल भोसले के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये भोसले के द्वारा शुरू की गई थी। और जो उस समय केंद्र में पुनर्वास उप मंत्री थे, राष्ट्रीय अनुसंधान या अनुशासन योजना का पिता माना जाता है। किसको? अनुशासन योजना का पिता किसे कहा जाता है? भोसले महोदय को कहा जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम, आप लोग इसके बारे में भी परिचित होंगे। और ये राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली उसी समय स्टार्ट किया गया था जिस समय 2014 में नीति को लाई गई थी, उसी समय ये भी कार्यक्रम को संचालित किया गया था, है ना। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को शुरुआत की गई। तो मैंने भी 1988 बताया है, फिर उसके बाद 2003 बताया है, फिर 2014 बताया है। यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका लक्ष्य जो है युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए है, उनके जरिए देश को राष्ट्र के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाने की बात करता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति के 5 भलीभांति परिभाषित उद्देश्य और प्राथमिक वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है। 11 क्षेत्र वो इस तरीके से हैं: शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास, उद्यमिता और स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली,
खेल, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सामाजिक सहभागिता, राजनीति और शासन की भागीदारी, युवा सहभागिता, समावेशन और सामाजिक न्याय। ये थे आपके 11 क्षेत्र। विशेषताओं के बारे में जिक्र करें तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 23 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। युवा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अंतर्गत देश के युवाओं के लिए भारत सरकार के विजन से यानी दृष्टि को परिभाषित किया गया और उनके मुख्य क्षेत्रों पर अभिज्ञात किया गया, जिनमें से युवा विकास के लिए कार्यवाही अपेक्षित है और इसके अंतर्गत सभी हितधारकों यानी स्टॉक होल्डर के लिए कार्यवाही का एक रूपरेखा भी प्रदान की गई थी। ठीक, बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है राष्ट्रीय युवा नीति लागू हुई कब है, तो नोट कर लीजिए 9 जनवरी 2014 को लागू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय युवा नीति का, तो 2014 में घोषित किया गया। आप देख सकते हैं 2003 की राष्ट्रीय युवा नीति के स्थान पर ये नई नीति आई है 2014 की। 15 से 29 वर्ष की उम्र के सभी देश के सभी नागरिक इस नीति के दायरे में आएंगे। युवाओं को उनके पूर्ण क्षमता पाने का अवसर प्रदान कर विश्व में भारत के उचित स्थान दिलाने के लिए प्राथमिकता के 11 क्षेत्र नई दिशा में सुझाव दिए गए हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये प्रश्न है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 कब लागू हुई थी, तो अभी भी मैंने बताया है आप लोगों को 11 दिसंबर, ओके 11 नहीं सॉरी 9 जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 9 जनवरी 2014 को। ठीक है, ये लक्ष्य है, आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया भी है 15 से 29 को लेकर यहाँ पर शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य, जीवन शैली 5 भली भांति तरीके से परिभाषित 11 क्षेत्र जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। ये हो जाएगा भारत की दुनिया में सबसे अधिक युवा पीढ़ी आबादी वाला देश जो है, भविष्य में देश के विकास के उत्थान और उसका भारी लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई इसमें। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब हम जिक्र करने वाले हैं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम क्या होता है, इसमें छात्र कार्यक्रमों का आयोजन छात्र स्वयं करता है। आपको भली भांति तरीके से पता हो, NSS कहते हैं इसको, नेशनल सर्विस स्कीम बोलते हैं। 1969 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना भारतीय सरकार द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है और राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित में कार्य करना, साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकाल, प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता आदि के बारे में जिक्र किया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना में। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत ये भी जिक्र किया गया है कि उद्देश्य है सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व के विकास तथा किसी भी पूर्वाग्रह के बिना समाज के सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के एक माध्यम है और उनमें से एक है सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना जो विद्यालय जाने में असमर्थ है। मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना का हिस्सा बनकर इन सभी असमर्थताओं और बाधाओं को तोड़कर सर्वत्र शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना सीखा है। तो ये बेसिकली एक उद्देश्य बताया गया है, याद रखिएगा NSS का। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें जागरूक करना है। आसान शब्दों में कहें तो खेल मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम संचालित करना। NSS 1969 में इसकी स्थापना। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। इससे पहली बार 24 सितंबर सन 1969 ईस्वी को मनाया गया था जब राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी। उस समय से हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें जागरूक करना होता है। आसान शब्दों में कहें तो खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवाओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर बात करना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जिक्र करें
कि किसी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ा योगदान होता है। आज देश के तकरीबन 65% जनसंख्या युवा है। इस मद्देनज़र यह देश के लिए सौभाग्य की बात है कि देश की चौमुखी विकास एक साथ हो सकता है, और इसके लिए आज़ादी के समय गांधी जी ने युवाओं को राष्ट्रीय सेवा से जोड़ने पर विशेष बल दिया। आज़ादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में पहली बार स्वैच्छिक आधार और शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने की कोशिश या सिफारिश की गई। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जनवरी 1950 में विचार किया गया कि जबकि 2 वर्ष बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना के तहत 1 वर्ष छात्रों के सामाजिक और श्रम सेवा पर बल दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय पर संज्ञान लिया और फिर शिक्षा मंत्री सम्मेलन में राष्ट्रीय सेवा योजना का मसौदा पेश किया। इसके तहत 28 अगस्त 1959 को एक राष्ट्रीय सेवा समिति की स्थापना की गई। देखिए, ये एक समिति है। ये समिति जो है 1959 की है। राष्ट्रीय सेवा हमने अगर अभी बात किया तो नेशनल NSS के बारे में हमने क्या बताया था अभी। नेशनल स्कीम कौन सी स्कीम थी? सर्विस सेवा हाँ सर, सेवा योजना का नेशनल सर्विस स्कीम। तो वो 24 सितंबर 1960 हाँ 69, जबकि 24 सितंबर 1969 को 37 विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी के आर वी राव ने की थी। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की शुरुआत गांधी शताब्दी वर्ष में हुई थी, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि देश के युवाओं की भागीदारी जरूरी है। इसकी बात करी गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां हैं। अगर हम प्रमुख गतिविधियों के बारे में जिक्र करें तो एक राष्ट्रीय एकता शिविर है। राष्ट्रीय एकता शिविर हर साल आयोजित किया जाता है। प्रत्येक शिविर की अवधि दिन रात बोर्डिंग और लॉजिंग, आना जाना और रुकना के साथ 7 दिन का होता है। ये राष्ट्रीय एकता शिविर भी है। ये गतिविधियाँ हैं। समाज सेवा कार्यक्रम में गतिविधियाँ हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण पोषण कार्यक्रम गतिविधि है। राष्ट्रीय परियोजना गतिविधि है ना। याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग सहायक। यहाँ पे देखिए, एक प्रकार से सहायता वाला कार्यक्रम है, सहायक कार्यक्रम है। ठीक है सर, फर्स्ट वाला कौन सा था? एक बार फिर से बताइए जी। फर्स्ट, इसके पहले कौन सा था? पहला वाला आपका था गतिविधि राष्ट्रीय एकता शिविर। जो साहसिक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लगभग 1500 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक द्वारा भाग लिया जाता है, जिनमें से कम 50% स्वयंसेवक लड़कियां होती हैं। और ये शिविर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड शिविर हर साल 1 से लेकर 31 जनवरी के बीच दिल्ली में होता है। NSS का यह दल राजपथ पर नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होता है। एक होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक भारत सरकार के युवा मामलों में खेल और मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है भारत में? तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच। इसको नोट कर लीजिएगा। और पर्यावरण संवर्धन संरक्षण को लेकर भी इसका ही कार्यक्रम है ना। शिक्षा और मनोरंजन का भी वही एक गतिविधि है इसका। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री युवा एक योजना है, जो एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री युवा योजना भारत की उद्यमिता कौशल विकास मंत्रालय 9 नवंबर सन 2016 को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत देश की युवाओं को
आने वाले 5 साल में उद्यमिता शिक्षा प्रदान करना है। इससे पहले भारत सरकार ने उन लोगों के लिए स्टैंड अप एंड स्टार्टअप इंडिया का प्लान लाया था जो अपना खुद का व्यापार करना भी चाहते थे। अब ये उन सभी लोगों की सहायता करना या प्रदान करेगी जो अपने इमोटिव और यूनिक विचारों के साथ देश में नए प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं के विकास तथा नए कौशल कलाओं को प्रोत्साहित करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री युवा योजना, ठीक है, याद रखिएगा आपको ये क्या है। यहाँ पर आप देख जी, ये वही योजना जो कौशल विभाग चलते हैं। नहीं समझा, फिर से बोलिए। ये वही योजना है जो कौशल विभाग चलते हैं। कौशल विभाग अलग है, ये अलग है। वहाँ बेरोजगारों वगैरह पे भी काम की बात होती है, परंतु यहाँ पे भी रोजगार की बात होती है, लेकिन ये युवा के अंदर अगर कोई स्किल है। देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँ, आपने कौन सा आपने क्या नहीं, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है ना, ये एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेजर, ये आपका 26 मई 2014 को इंडिया में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक विभाग है, अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट है। ये तो आपका जो है, यहाँ मैंने भी बताया है कि 2016 9 नवंबर 2016 को ये लॉन्च किया गया है ना, 2016 को लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च जो किया गया है 24 मई 2014 को लॉन्च किया गया है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप कोई बिना पेट्रोल के डीजल के कोई बाइक या कार बना देते हैं, तो आपके अंदर वो स्किल है, तो आपको वहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ये वही स्किल है युवाओं को, युवाओं को रोजगार प्रदान करने की एक्टिविटी, प्रशिक्षण देने की एक्टिविटी इसी के अंतर्गत कही गई है, ठीक है। उसके बाद आपको ले लिया जाएगा, फिर आपको उसी के आधार पे जो है प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री युवा योजना। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लॉन्च तिथि 9 नवंबर 2016 को। उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देना। लाभार्थी देश के युवा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया है ना। उद्देश्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार भी प्रोवाइड करेगी। यह योजना पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में बेरोजगारी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य देखिए आप, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यह योजना दूसरा उद्देश्य 5 साल के लिए अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए शिक्षित करके उन्हें स्वरोजगार बनाना। यह योजना के तहत कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उन्होंने सम्मान के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, और यह इस योजना का उद्देश्य है। युवाओं का अपना खुद का व्यवसाय होना चाहिए ताकि वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में 7 लाख करोड़, 7 लाख बेरोजगार है ना, 7 लाख बेरोजगार युवाओं को शिक्षा के तहत रोजगार के लिए सक्षम बनाने की बात की गई। इस योजना के तहत युवाओं के स्तर को बढ़ावा देने की बात की गई, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना के तहत जो युवा रोजगार पाने में सक्षम नहीं है, उन्हें रोजगार पाने के लिए सक्षम बनाना और योजना का मुख्य उद्देश्य को पूरा करना, ठीक है। युवा जो है प्रधानमंत्री युवा परियोजना की लागत जो है वो 499.94 यानी 500 करोड़ रुपये। इसके तहत 5 वर्ष के अवधि में 3050 संस्थान के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षकों की उद्यमशीलता शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। ये अपडेटेड है 2021 का, है ना, ये आप देख सकते हैं। दिशा निर्देश में का पालन करना इसमें है। उद्यमिता और कौशल मंत्रालय को स्थापित करना है। कौशल विकास मंत्रालय उद्यमिता द्वारा इच्छुक छात्रों को आने वाले 5 सालों में ऑनलाइन तरीके से माध्यम से उद्यमिता शिक्षक को जो है
शिक्षा उपलब्ध करानी है। ये सारी जिक्र जो है बातें की गई है प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी घोषणा के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री युवा योजना की विशेषता के बारे में बताई गई, इसकी विशेषता क्या है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ जो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। इसके लाभ क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को रोजगार देना, युवाओं को कोर्स करवाना जिन्हें किसी एक क्षेत्र में रोजगार मिल सके। बहुत से साक्षर युवा हैं जो कई कारणों से बेरोजगार हैं। जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें रोजगार देने का वादा भी करती है, जिसके कारणों से भी अपना वादा पूरा नहीं करवाते हैं। तो ये एक प्रकार से लाभ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत इन्हीं रोजगार के अंतर्गत किया गया है, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। और इस योजना का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि देश के युवा देशों के लिए अर्थव्यवस्था और कार्य प्रवाह और नकदी प्रवाह से ज़्यादा योगदान देंगे, साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री युवा योजना के लाभार्थी हो जाएंगे ये, और ये योग्यता के नियम हो जाएंगे। अगर 30 वर्ष की अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री युवा योजना का वो लाभ उठा पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पात्रता में आप बताया गया है इस योजना का लाभ में आवेदक जो करेगा 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष रखा गया है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और SC ST पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग जो लोग हैं उनके लिए 10 साल की छूट होगी इसमें। इस योजना का लाभ कितना, देखो 18 से 35 यहाँ पे इसको पात्रता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये शैक्षिक योग्यता का नियम है। शैक्षिक के तहत जो है व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना है तो अप्लाई करने के लिए लाभार्थी की उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, अनिवार्य है। तो बेसिकली ये शैक्षिक योग्यता की बात की गई है, जहाँ पर भारत में पात्रता योग्यता को निर्धारित नहीं की गई, इसी के तहत भी पात्रता निर्धारित नहीं की गई प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत ही, ठीक है। तो ये आप उम्र वो नहीं है, ये आप ध्यान रखिए 18 से 35 और 40। यहाँ आवेदन कम से कम 8वीं कक्षा पास करना होगा। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से नहीं होनी चाहिए अधिक। कम से कम 3 साल निवासी होना चाहिए जहाँ पे भी रह रहा है। और जब भी आप इसका फॉर्म भरोगे तो ये आप लोगों के कुछ दस्तावेज होंगे। आधार कार्ड होगा, शैक्षिक योग्यता होगी, जन्म प्रमाण पत्र होगा, आयु प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, IDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, अनुभव प्रमाण पत्र होगा, तकनीकी प्रमाण पत्र होगा। ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा। युवा विकास के लिए क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कुछ सहयोग हैं। जैसे जापान के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अगर आप देखें युवा विकास में, तो जापान के लिए एक तकनीकी इंटर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जापान में सन 1993 में शुरू किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिए, 1993 का है ये। इसके अंदर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना।